Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily The Hindu and Indian Express news and editorial analysis of 4th of August 2022. तो गाइज आज है तारीख 4 अगस्त 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, कंप्लीट न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर एक लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कलेसर नेशनल पार्क को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन अब की बार साल 2022 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे आप देख पाओगे एक तरफ साइड में बोर्ड दिए गए हैं और एक तरफ हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं, दोनों को करेक्टली मैच करना है आपको। मतलब जैसे कि देखो हमारा कॉफ़ी सेक्टर है तो कॉफ़ी सेक्टर का एक बोर्ड है, टी सेक्टर है तो टी सेक्टर का एक बोर्ड है, रबर सेक्टर है तो रबर सेक्टर का एक बोर्ड है। अब इनके बोर्ड के नाम तो इधर दिए गए, इधर हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं, इन्हीं को करेक्टली मैच करना है। तो पहला ए बोलता है कॉफ़ी बोर्ड, सामने इसका बेंगलुरु लिखा हुआ है। बी बोलता है रबर बोर्ड, सामने गुंतुर है। सी बोलता है टी बोर्ड और इसके सामने है कोतेहम। डी बोलता है टोबैको बोर्ड, इसके सामने है कोलकाता। अच्छा, इसको करेक्टली मैच करने की कोशिश करो क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया है, इनफैक्ट अभी जो संडे निकला है उसी दिन मैंने यहाँ पर इसके बारे में आपको पढ़ाया है। नीचे वैसे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए 2431, ऑप्शन बी 1342, ऑप्शन सी 2341 या फिर ऑप्शन डी 1432। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। एटलीस्ट सभी को यहाँ पे ट्राई करना है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजी है। और फिर भी इसका आंसर नहीं पता चलता है तो अभी बिल्कुल परेशान मत होना, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलो शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल से। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो को देखो। ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हो ये चिली का है। तो वहाँ पे अचानक से कुछ ही सप्ताह के अंदर एक सिंक होल बन चुका है, जो कि आप लोग इस वाले वीडियो के अंदर देख रहे हो। इसको लेकर ना कल बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर किए जा रहे थे। यहाँ पे जो सिंक होल बना है चिली के अंदर, ये टेनिस कोर्ट से भी ज़्यादा बड़ा होल देखने को मिलेगा, जैसा आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे मतलब अचानक से होल क्रिएट हुआ, जो एक्सपर्ट्स हैं उनने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बैठाया है, देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे एग्जैक्टली क्या हैपन हुआ है यहाँ पे। इसको हम लोग सिंक होल बोलते हैं वैसे। और यहाँ पे बोला ये भी जा रहा है कि माइनिंग बहुत होती है, कॉपर माइनिंग की जाती है, माइनिंग की वजह से भी हम लोग देख पाते हैं कि इस प्रकार से होल क्रिएट हो जाता है, लेकिन इसका जो शेप है वो एग्जैक्टली ये शेप देखने को मिल रहा है। अब यह न्यूज़ काफ़ी चर्चा में, तो आपको एक काम करना है, क्या करना है, चिली को जाकर मैप में देखना है और मैप में देखना है इसकी लोकेशन, क्योंकि चर्चा में है और यह हमेशा चर्चा में रहता है। इसके आसपास कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके साथ में बॉर्डर को शेयर करती हैं, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ में लिखना है। ये जो सिंक होल बना है ये चिली की कैपिटल जो सेंटियागो है उससे लगभग 665 किलोमीटर की दूरी पर यह पूरी की पूरी घटना घटित हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जाता है ये जो सिंक होल है इसका जो डायमीटर है वो लगभग 25 मीटर के आसपास का है। तो 25 मीटर के डायमीटर का आप इमेजिन कर सकते हो ये होल वाकई में कितना ज़्यादा बड़ा होगा। फिर साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया
कि 200 मीटर की यहाँ पे गहराई आपको देखने को मिल जाती है। तो अगेन जो सिचुएशन है वह काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली है और इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करने के लिए एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का टाइम चाहिए, फिर उसके बाद हम आपको एग्जैक्ट रीजंस बताएंगे। ऐसे हम लोग कोई रीज़न नहीं बता सकते कि क्यों यहाँ पे ये सिंक होल बन चुका है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज का फ्रंट पेज है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक इशू दे रखा है चाइना और ताइवान को लेकर। आपको कल मैंने इसके बारे में समझाया था कि चाइना ताइवान का इशू क्या है। तो आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बहुत अच्छा आर्टिकल है चाइना ताइवान के रिलेशंस को लेकर, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आपको जानने को मिलेंगी, इंडिया का क्या रोल रहा है वो भी आपको जानने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस आर्टिकल को हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन पर कवर करेंगे जब एडिटोरियल्स का कवरेज करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको हम लोग बिल्कुल लास्ट में देखने वाले हैं क्योंकि ये आर्टिकल्स हमने कल ही डिस्कस किए हैं, कल ही चर्चा में थे। तो इस वजह से यहाँ पे इसको वापस से कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और टाइम थोड़ा सा वेस्ट भी हो जाएगा। तो इससे अच्छा पहले जो यूनिक आर्टिकल्स है, कुछ नई चीज़ें आई हैं न्यूज़ में, पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग इन चीज़ों को लास्ट में कवर करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल ये वाला आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। उसमें हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी एक टॉपिक आता है। तो मेंशन किया जा रहा है कि जो इंडिया है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है ना, उसको होस्ट करने वाला है। और वो जो मीटिंग है वो किस चीज़ को लेकर होगी, उसका टॉपिक होने वाला है काउंटर टेररिज्म। मतलब कि जो आतंकवाद है उससे कैसे लड़ना है, उस चीज़ का टॉपिक यहाँ पे उठाया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि मीटिंग कब होने वाली है। तो अक्टूबर में मीटिंग होगी और कहाँ पे होने वाली है, दिल्ली और मुंबई के अंदर यह मीटिंग कराई जाएगी। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं वो भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इस मीटिंग को ही यहाँ पे होस्ट करेगा हमारा महान भारत। अब आपको पता होगा कि यूएनएससी के अंदर टोटल 15 मेंबर्स हैं, ठीक बात है, जिसमें से 10 तो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और इसमें से जो 5 हैं वो आपको परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं। अभी और डिटेल से मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। फिलहाल और क्या बताया गया, तो काउंटर टेररिज्म का तो टॉपिक उठाने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ और इश्यूज़ भी हैं, जैसे कि टेररिज्म फाइनेंसिंग, आतंकवाद को जो बढ़ावा मिलता है ना, वो कहीं ना कहीं से फाइनेंसिंग हो रही है, उस चीज़ को लेकर यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। साइबर थ्रेट के इश्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर ऑफिशियली तौर पर बता दिया गया है। तो आने वाले टाइम पर मीटिंग होगी, डिस्कशन होगा, तो ज़्यादा जोर मत देना, इतना सा यहाँ पर पॉइंट जो है वो कवर करके चलना। छोटा सा आर्टिकल था बट इसका जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से बन सकता है, उसके लिए आपको एक बॉडी के बारे में जान लेना है। वो खुद यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जिक्र किया गया है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली क्या है, हमारे यूनाइटेड नेशन का ही एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। आपको पता होगा यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन से काफ़ी बार मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया है। तो 6 में से एक प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है। अच्छा, बाकी 5 कौन कौन से, ज़रा उनके भी नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे 6 ऑर्गन्स हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेजर फोकस है कि यहाँ पर दुनिया भर में पीस को मेंटेन करना, यानी शांति को बनाए रखना। इसको हमने इस काउंसिल को बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, जब यहाँ पे दुनिया भर में पीस को मेंटेन करना था, शांति को बनाना था। उसी के बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर इस सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया था। इस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल आपको 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, 10 तो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स। और नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ना, वो लंबे समय से यही मेंबर होंगे, ठीक है ना। और ये नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, जो कि चेंज होते रहते हैं। अभी करेंट टाइम पर इंडिया भी यहाँ पर एक नॉन परमानेंट मेंबर है। अब ये 5 परमानेंट मेंबर ध्यान रखना, क्योंकि ये भी चर्चा में रहते हैं, काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। ये आपको 5 परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि आपको पता होगा एक इशू ये भी बना रहता है, इंडिया भी यहाँ पर डिमांड करता है कि हमें भी एक परमानेंट मेंबर की सीट चाहिए, क्योंकि इंडिया भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारे पास भी एक ह्यूज पॉपुलेशन है, एक वाइड एरिया को हम लोग डिनोट करते हैं, तो हमें भी यहाँ पर एक परमानेंट मेंबर की सीट मिलनी चाहिए। ये भी इश्यूज चलता रहता है, ये आपको पता ही है। देन उसके बाद में आपको ध्यान रखना है एक चीज़ और, वो ये है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ना, इनके पास में एक स्पेशल पावर आती है। वो कौन सी है, वो वीटो पावर होती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी सी चीज़ थी इस आर्टिकल को लेकर। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। मैं आपको याद दिला देता हूँ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते याद नहीं रहता है, तो याद दिला दिया है। 5K प्लस लाइक का टारगेट है, आज भी आप लोग को यहाँ पर अचीव करवाना है। साथ ही साथ में आप लोग भी मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो,
जाके इंस्टाग्राम पे सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पर मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगेन इसको भी आप लोग यहाँ पे जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि पॉलिटी के अंदर पूरा एक टॉपिक मेंशन है सीवीसी का। तो हुआ क्या है, जो सीवीसी है दैट इज़ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर एक नए कमिश्नर आ चुके हैं जिनका नाम है सुरेश पटेल। तो सुरेश पटेल साहब यहाँ पर एक नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन चुके हैं। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो ऑब्वियस ही बात है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर इनको अपॉइंट किया है वेडनेसडे में। इसी वजह से यहाँ पर ये रेगुलर बेसिस पर कल भी न्यूज़ चर्चा में बनी रही थी। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो इनके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं जो कि ऑब्वियस ही बात है आपसे कहीं नहीं पूछी जाएंगी। एग्जैक्टली यहाँ पर इनका नाम ध्यान रखना है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं, ये ध्यान रखना है। बाकी अगर आप लोगों से क्वेश्चन बनना है ना, तो वो सीवीसी से बनना है। सीवीसी आखिरकार क्या है, क्योंकि आपके पॉलिटी के अंदर पूरा का पूरा यहाँ पर इसको लेकर एक टॉपिक डिटेल से कवर किया गया है। अब डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये कमीशन क्या है, ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, विजिलेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब है चौकसी करना, निगरानी रखना। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रही है उसको ध्यान रखने का, उसको यहाँ पे उसके ऊपर एक निगरानी रखने का काम करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर एक नए कमिश्नर आ चुके हैं, नाम मैंने आपको यहाँ पर अभी डिटेल से बताया। क्लियर हुआ, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड देखते हैं। ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, ये कैसे बना, इसको सेटअप किया गया था सरकार के थ्रू फरवरी 1964 में। एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया कि हमारे पास में इस प्रकार से बॉडी होनी चाहिए, और वो बॉडी क्या करेगी, करप्शन को रोकेगी। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का कॉन्सेप्ट रखा गया है सीवीसी के पीछे। तो सीवीसी का काम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निगरानी रखना प्लस करप्शन को यहाँ पे रोकने का काम करती है। तो बेसिकली एक कमेटी थी, उस कमेटी को हेड किया गया था के संथनम साहब के थ्रू, और इनके थ्रू यहाँ पर ये पूरा का पूरा रिकमेंडेशन दिया गया कि सीवीसी नाम की एक बॉडी होनी चाहिए। देन क्या होता है, पार्लियामेंट यहाँ पर पूरी तरह से एक एक्ट बनाती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। फिर इसके बेसिस पर हमारे पास में एक नई बॉडी आ जाती है, और ये एक स्टैचुरी बॉडी है क्योंकि एक एक्ट के माध्यम से यहाँ पर इसको बनाया गया है। देन एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी है, ध्यान रखना, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है, किसी और को जवाब नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को जवाब देना है। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी के अंडर में ये काम नहीं करने वाली। ये अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है बॉडी, और फिर जाके वो रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, काम क्या करना है, करप्शन को रोकने का। क्लियर होता जा रहा है, आगे आते हैं। अब सीवीसी के फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। जब हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर में यहाँ पर यह बॉडी काम करती है, जैसा अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। प्लस ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसके पास में काफ़ी सारी कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं करप्शन को लेकर, या फिर ऑफिस का मिसयूज़ किया गया है इस चीज़ को लेकर। तो उसको लेकर एक अच्छा सा स्टेप लेना ये, या फिर एक एक्शन लेने का काम करता है सीवीसी। देन उसके बाद में जैसे सीबीआई के पास में जो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे सीबीआई के पास में जो भी पावर्स होती है, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो इनका खुद का एक इन्वेस्टिगेशन विंग है, और इनके पास में पावर्स कहाँ से आती हैं, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। किसके पास में, सीबीआई के पास में। तो सीबीआई के पास में पावर्स इस वाले एक्ट से आ रही हैं, यानी कि सीबीआई के पास में खुद का एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी है जो कि इन्वेस्टिगेशन करने में मदद करता है। लेकिन ऐसी चीज़ आपको सीवीसी के पास में नहीं देखने को मिलती हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे सीबीआई के बारे में, लेकिन ऐसे यहाँ पर सीवीसी को इससे जब कंपेयर किया गया तो सीवीसी के पास में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास में कोई भी इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं होती है। ये सीवीसी खुद सीबीआई के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन बन सकता है क्या कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग होता है सीवीसी के पास में, नहीं होता। ये सीवीसी डिपेंडेंट होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर, दैट इज़ सीबीआई के ऊपर। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा कमीशन बनाया जाता है सीवीसी, इसके अंदर काफ़ी सारे लोग होंगे, ठीक है। एक मल्टी मेंबर कमीशन होगा, सही बात है। तो मल्टी मेंबर कमीशन में एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे, यानी एक चेयरपर्सन होंगे जिनको अभी अपॉइंट किया गया है, करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे चेयरपर्सन के साथ साथ में 2 और मेंबर्स होते हैं, 2 विजिलेंस कमिश्नर्स और होते हैं, 2 मेंबर्स और होते हैं, ठीक है ना। तो इस बॉडी के अंदर आपको 3 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं, एक चेयरपर्सन हो गए और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स हो गए। आगे आते हैं।
अब इन लोगों को कैसे अपॉइंट किया जाता है, इसको लेकर भी क्वेश्चन बनता है। तो अपॉइंटमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो मेजर कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। जैसे करेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्होंने यहाँ पर अपॉइंट किया है इन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को। अब यहाँ पे अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट के पास में भी एक रिकमेंडेशन आता है। अब प्रेसिडेंट डायरेक्टली तो अपॉइंट करते नहीं है, तो प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया जाता है। रिकमेंड करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, साथ ही साथ होम मिनिस्टर होते हैं, जो अपोजिशन पार्टी होती है लोकसभा के अंदर उसके लीडर होते हैं। तो ये कुछ लोग मिलकर ये कमिश्नर को सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद ये कमेटी रिकमेंड करती है हमारे प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट लास्ट में साइन करके यहाँ पर इस चीज़ को अप्रूव कर देते हैं और जाकर अपॉइंट कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये भी जो भी हमारा कमिश्नर है उसका टर्म कितना होता है, तो 4 साल का टर्म होता है या फिर मैक्सिमम एज 65 ईयर्स की भी होती है। क्या बीच में रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, तो रिमूव भी किया जा सकता है। हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के थ्रू। मान लो कोई बैंकरप्सी का केस आ चुका है, दिवालिया निकल गया है उस व्यक्ति का, ठीक है, या फिर यहाँ पर अब प्रॉपर काम करने की फॉर्म में नहीं है, मेंटलिटी यहाँ पर ठीक नहीं है, या फिर कोई केस चल रहा है, सज़ा मिल रही हुई है, तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर यहाँ पर उस व्यक्ति को रिमूव भी किया जा सकता है। या फिर वो व्यक्ति कोई मिसबिहेव करता है, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो कोई मिसबिहेवियर हो गया, या फिर उसके अंदर अब कोई सक्षमता नहीं है कि अपना वो काम सही से कर सकता है, तो इसके बेसिस पर भी आप कह सकते हो कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। तो ये तो रिमूव करने के प्रोसीजर हो गए। एक लास्ट चीज़ ये आती है, ये व्यक्ति खुद रिज़ाइन करना चाहे तो खुद भी रिज़ाइन कर सकता है प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखकर। सिंपल सी बात हो गई। तो ये सारी बातें आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में जानने को मिल जाती हैं। यहीं से क्वेश्चन बनना है इसके बैकग्राउंड से, और ये आज के टाइम पर एक नए व्यक्ति बन चुके हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। वो नाम भी ध्यान रखना, वनडे एग्जामिनेशन में तो नाम ही पूछा जाएगा, बट यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन के अंदर बैकग्राउंड से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ ये पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे अच्छे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नन्ना सा आर्टिकल है छोटा सा आर्टिकल है लेकिन काफ़ी अच्छा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। अभी आपको बताऊँगा, रिसेंटली हमारे पास में 5 नए रामसर साइट्स आए थे। काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किया था मैंने। हमारे पास में रिसेंटली टोटल 54 रामसर साइट्स हो चुके थे, लेकिन अब इंडिया को 10 और इंडियन वेटलैंड्स को रामसर साइट टैग दे दिया गया है। यानी कि भारत के अंदर 10 और रामसर साइट आ चुके हैं, तो 54 + 10 आज के टाइम पर टोटल 64 रामसर साइट्स भारत के अंदर हो चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। तो हुआ क्या है, भारत के अंदर काफ़ी सारे वेटलैंड्स हैं, जिसमें से 10 और वेटलैंड्स को रामसर साइट का टैग मिल चुका है। तो भारत में टोटल 64 रामसर साइट्स हो चुके हैं। तो रामसर साइट काफ़ी चर्चा में है, ये टोटल नंबर ध्यान रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है टाइगर रिजर्व, क्योंकि टाइगर रिजर्व भी काफ़ी चर्चा में है। अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये मैं शायद तीसरी बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने पिछली बार भी गलत लिखा था। आज देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सही लिखता है। तो कितने टाइगर रिजर्व है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में करेक्ट नंबर लिखो। अब आर्टिकल पर आते हैं। तो यहाँ पर इतना तो आपने पढ़ लिया, बस ये न्यूज़ ना यहीं पे ख़त्म हो गई है कि हाँ 10 नए रामसर साइट्स आ चुके हैं, तो 64 हो गए हैं टोटल, बस यहीं पे ख़त्म हो चुका है मामला। लेकिन ये 10 आए कहाँ से हैं, तो आप देख पाओगे जो 10 नए रामसर साइट को टैग मिला है ना, जिसमें से 6 तो तमिलनाडु के हैं, 1 गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उसके बाद ओडिशा। तो यानी कि 6 तमिलनाडु के हो गए और एक इन चारों राज्यों के हो गए, तो मतलब ये हो गए टोटल 10। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे क्या, थोड़ा सा जानेंगे बैकग्राउंड, ये रामसर साइट क्या होता है, ये वेटलैंड्स क्या होते हैं, वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे वहीं से बनना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वेटलैंड्स, क्योंकि इंडियन वेटलैंड्स को ही रामसर साइट का टैग मिला है। तो वेटलैंड्स क्या होती हैं, वेटलैंड्स यहाँ पर आप कह सकते हो नाम से पता चल रहा है, एक ऐसी ज़मीन जो कि गीली है, उसके ऊपर पानी है, वो बेसिकली वेटलैंड की कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे हमारे मैंग्रोव्स हो गए, रिवर हो गई, ठीक है, कोई नदी हो गई, झील हो गई, डेल्टा हो गए, या फ्लडेड फॉरेस्ट हो गया जहाँ पे पानी भरा हुआ है, वो बेसिकली वो सब कुछ यहाँ पर वेटलैंड की कैटेगरी के अंदर आता है। आज के टाइम पर भारत में बहुत सारे वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ग्लोबल डेटा बताता हूँ। आज के टाइम पर आप लोग देखोगे हमारी पूरे पृथ्वी के सरफेस पर 6% के आसपास वेटलैंड्स प्रेजेंट हैं, और इन वेटलैंड्स के अंदर 6% वेटलैंड के अंदर हमारे पूरे के पूरे दुनिया का 40% जो प्लांट और एनिमल स्पीशी है वो इसी एरिया में रहता है। क्योंकि यहाँ पे इसी के अंदर इसी 6% में छोटी छोटी नदियाँ, झील, ये सब कुछ आ गया, हमारे वेटलैंड्स आ गए।
अब होता क्या है कि ये वेटलैंड्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि इन वेटलैंड के अंदर हमारी पूरे अर्थ की 40% जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब यहीं पर रहते हैं और यहीं पर ब्रीडिंग करते हैं इन्हीं वेटलैंड्स के अंदर। तो वेटलैंड्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वेटलैंड का इम्पोर्टेंस क्या देखने को मिलता है। नंबर 1 इम्पोर्टेंस ये है कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट यहाँ पर ये वर्क करता है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करता है। जो वेटलैंड है ना, इसकी खास बात आपको ये देखने को मिलेगी, बहुत सारा जो पोल्यूशन है उसको ये अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस, इन सबको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट से जो पोल्यूशन है वो कम होने लगता है। तो इसका ये फ़ायदा है, यानी इसको हम लोग कार्बन सीक्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वेटलैंड के अंदर काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, वाइल्ड लाइफ्स आपको देखने को मिल जाती हैं, है ना। तो वो सब क्या करती हैं, वो सब यहाँ पे कार्बन को स्टोर कर लेती हैं अपने अंदर, और वो कार्बन यहीं पर स्टोर हो जाता है, तो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं हो पाता। इससे यहाँ पे हमारा जो पोल्यूशन है वो काफ़ी कंट्रोल हो जाता है इस वेटलैंड के माध्यम से। फिर यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंस आता है, वो है पीटलैंड का। तो पीटलैंड भी आपको देखने को मिलता है, मतलब आप लोग, मैं पिक्चर लेकर नहीं आया हूँ, तो एक बार गूगल पर क्या करना, पीटलैंड टाइप कर देना, आपको ब्राउन कलर के इस प्रकार से मिट्टी टाइप देखने को मिलेगा। होता क्या है, वो भी आपको एक प्रकार का वेटलैंड देखने को मिलता है। तो मिट्टी प्रकार का यहाँ पर एक तरीके से ब्राउन कलर का देखने को मिल जाएगा, ब्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पर काट काट कर उसको निकाला जाता है, खोद खोद के निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पीटलैंड है ना, उसमें काफ़ी सारा कार्बन होता है, और कार्बन होने की वजह से उसका यूज़ हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यानी जैसे कोयले को जलाते हैं ना, वैसे ही पीटलैंड को जलाया जा सकता है। तो आप कह सकते हो कि पीटलैंड भी यहाँ पर एक प्रकार का वेटलैंड ही है। तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, एनर्जी के लिए, एज अ एनर्जी सोर्स यहाँ पर इसको जलाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस इसका देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो जो पीटलैंड्स है ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन रिजर्व है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देन उसके बाद जो वेटलैंड है, इसका एक और इम्पोर्टेंस, पहला इंपॉर्टेंस बता दिया, दूसरा इंपॉर्टेंस बता दिया, तीसरा इंपॉर्टेंस देखो, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक इंपॉर्टेंट जगह है। माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी होती हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती हैं। और आपको पता होगा भारत में भी बहुत सारी जगह से, अलग अलग देशों से बर्ड्स उड़कर आती हैं, वो उड़ीसा के और भी बहुत सारे एरिया के वेटलैंड्स पर आकर बैठती हैं। तो वेटलैंड्स जो है ना, इन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह है। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक ये बर्ड्स रुकती हैं। अब ये हर साल आप देख पाओगे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बर्ड्स आती हैं, तो लोग भी उस जगह पर घूमने जाते हैं। तो तीसरा इंपॉर्टेंस यहाँ पर, चौथा इंपॉर्टेंस क्या देखने को मिलता है, इन्हीं वेटलैंड्स की वजह से ना जो टूरिज़्म इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, क्योंकि हर साल अलग अलग प्रकार की बर्ड्स वगैरह भी विजिट करती हैं, बहुत कुछ देखने के लिए होता है। तो यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से, तो टूरिज़्म बढ़ता है। और आपको पता होगा कि टूरिज़्म भी यहाँ पर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो कि हमारे इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन देता है। अब होगा क्या, लोग वहाँ पर जाएंगे, पैसा खर्चेंगे तो वहाँ की इकोनॉमी के अंदर वो पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, इकोनॉमी डेवलप होगी, सिंपल बात है। तो करेंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें, जैसे इंडिया के अंदर मणिपुर की लोकतक लेक आप लोग देखोगे, तो ये भी एक प्रकार का वेटलैंड है। सिक्किम की यहाँ पर आप देख पाओगे केचो पालरी लेक हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लेक्स हैं, लोग घूमने जाते हैं। एक कभी कभी यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारे वेटलैंड के साथ में हमारा कल्चरली कनेक्टिविटी होती है, सांस्कृतिक तौर पर हम लोग कनेक्ट होते हैं, कभी कभी टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से कनेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे जो नॉर्थ इंडियन फेस्टिवल है, छठ पूजा जो आपको देखने को मिलती है, ये भी यहाँ पर की जाती है वेटलैंड्स पर। फिर घूमने के पर्सपेक्टिव से कश्मीर की डाल लेक आप लोग देख पाओगे, ये भी एक वेटलैंड है। हिमाचल प्रदेश का खज्जर लेक आपको देखने को मिलेगा, उत्तराखंड की नैनीताल लेक आपको देखने को मिलेगी, तमिलनाडु का कोडाईकनाल लेक देखने को मिलेगा। तो ये सब टूरिज़्म डेस्टिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए। तो वेटलैंड का कंट्रीब्यूशन टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। अब क्वेश्चन ये है ना कि करेंट टाइम पर सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है, इतने सारे वेटलैंड्स को रामसर टैग क्यों दे रहे हैं लगातार, ताकि इनको हम लोग एक प्रोटेक्शन दे सकें, इन वेटलैंड्स को बचा सकें। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इन वेटलैंड्स को थ्रेट सबसे ज़्यादा है, खतरा बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, वेटलैंड्स खत्म होते जा रहे हैं। अब खत्म होने के पीछे का रीज़न क्या है? नंबर 1 रीज़न ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमारे पास में एक रिपोर्ट है IPBES की, दैट इज़ इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो IPBES के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो दुनिया भर में जो वेटलैंड्स है ना, ये सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड, सबसे ज़्यादा खतरे में रहने वाला इकोसिस्टम है, क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कुछ अल्टीमेट लेवल पर बढ़ रही हैं।
साथ ही साथ में दुनिया भर की जो गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से भी हमारे वेटलैंड्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर थ्रेट के अंदर नंबर 1 पॉइंट आपने कवर किया। नंबर 2 अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग शहर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जो वेटलैंड्स हैं ना, वो ज़्यादातर आपको शहर वाले सेंटर्स के आसपास जो देखने को मिल रहे हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, क्योंकि घर वगैरह बन रहे हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट लगातार हो रहा है, तो वेटलैंड भी यहाँ पर ख़त्म होते चले जा रहे हैं। ये यहाँ पर इसका एक दूसरा थ्रेट देखने को मिलेगा। तीसरा थ्रेट अपने आप में क्लाइमेट चेंज, जैसे मैंने आपको बताया, पोल्यूशन बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। गर्मी जैसे जैसे यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, सिचुएशन उतनी ख़राब होती रहेगी। बहुत सारे वेटलैंड तो सूख गए हैं, ठीक है ना, वहाँ पे पानी ख़त्म हो चुका है, बहुत सारे में फ्लड आ चुका है, जो आपको कोस्टल एरियाज़ के पास में देखने को मिलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। मतलब मैं आपको बताऊँ, जैसे कि यहाँ पे मान लो कोस्टल एरिया ही है, अब इसके आसपास बहुत सारे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। होता क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ़ पिघलेगी, अब बर्फ़ पिघलेगी तो उससे समुद्र का स्तर बढ़ेगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, आसपास के एरियाज़ डूबेंगे, तो यहाँ पे स्टॉर्म वगैरह भी आता रहता है, उससे भी यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी हद तक ख़राब होती रहती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ना कि गर्मी की वजह से, इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। इन वेटलैंड्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। तो ये वेटलैंड्स के बारे में आपने यहाँ पर डिस्कशन किया। अब उसके बाद में हम लोग समझते हैं रामसर साइट के बारे में। ये रामसर कन्वेंशन आखिरकार क्या है। देखो, रामसर साइट बेसिकली यहाँ पर एक वेटलैंड को इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस देने के लिए टैग दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अभी यहाँ पर 10 और वेटलैंड्स, तो भारत के अंदर 64 वेटलैंड्स हैं जिसको यहाँ पे रामसर टैग मिला हुआ है। तो इन सभी लोगों का मतलब इन सभी 64 वेटलैंड्स को इंटरनेशनल लेवल पर एक इम्पोर्टेंस, एक रिकग्निशन प्राप्त किया गया है। अब वो सब हम लोग टैग देकर देते हैं, रामसर टैग। अब ये रामसर वर्ड क्या है, मतलब कहाँ से आया ये वर्ड, तो इसको समझते हैं। देखो, रामसर वर्ड आया है एक रामसर कन्वेंशन से। एक मीटिंग होती है रामसर कन्वेंशन के नाम से, और वो जो पूरा का पूरा कन्वेंशन बैठता है वो एस्टेब्लिश किया जाता है यूनेस्को के थ्रू 1971 में। अब पूरी की पूरी ट्रीटी बनाई गई, वहाँ पे बैठ के यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज ट्रीटी को साइन करती हैं। तो ये जो रामसर वर्ड है, अभी भी मतलब समझ में आया। मतलब इसका यह है कि देखो, ईरान के अंदर ना रामसर एक शहर है, वहीं पर ये कन्वेंशन बैठा था। कन्वेंशन को, इस ट्रीटी को साइन किया गया था कि हम लोग वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन देंगे। और वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन आज के टाइम पर इस प्रकार से दी जाती है कि दुनिया भर के जो भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होते हैं उनको यहाँ पे रामसर का टैग दे दिया जाता है। क्लियर हो गया? तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका है। अगर यहाँ पे मान लो हम लोग किसी एरिया को वेटलैंड कब बोल सकते हैं, तो यहाँ पे बताया जाता है कि 9 क्राइटेरिया होते हैं। अगर 9 क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम लोग यहाँ पर उसको वेटलैंड डिक्लेयर कर सकते हैं। बाकी कुछ फैक्चुअल डेटा ध्यान रख सकते हो, वो यह है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो आपको सुंदरबंस देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल के अंदर, जो कि सबसे बड़ा रामसर साइट है। क्लियर हो गया? तो ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान में रख सकते हो। ये कुछ डेटा मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो आर्टिकल भले ही छोटा सा हो, लेकिन बहुत कुछ था यहाँ पे जानने के लिए, जहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ तो डल लेक को लेकर क्वेश्चन बना है। मैं आपको बताऊँ तो अभी हमने एक तमिलनाडु की लेक के बारे में जाना था, उसको लेकर क्वेश्चन बना है। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारे बनते रहते हैं, तो ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो क्लाइमेट चेंज वाले आर्टिकल के अंदर ही यहाँ पर इस छोटे से आर्टिकल को फिट कर दिया गया है। तो ये वाला आर्टिकल क्या बोलता है? ये वाला आर्टिकल बोलता है क्लाइमेट प्लेजेस को लेकर। आओ समझते हैं। तो आपको पता होगा, भारत ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 की जो मीटिंग हुई थी ना, उस मीटिंग के अंदर काफ़ी सारे प्रोमिसेस करे थे कि हम लोग पोल्यूशन को कम करेंगे, क्लाइमेट चेंज से लड़ेंगे। तो यहाँ पे वो जो प्रोमिसेस हैं जो हम लोगों ने करे थे, वो करेंट टाइम पर हम लोग कितना फुलफ़िल कर रहे हैं उसके बारे में चीज़ें मेंशन की गई हैं। देखो, यहाँ पर क्या था, पिछले साल नवंबर की बात है। पिछले साल नवंबर में होता क्या है, भारत ना कुछ प्लेजेस लेता है, कुछ प्रोमिसेस करता है, कुछ यहाँ पर कमिटमेंट करता है कि हम लोग आने वाले 2070 तक पोल्यूशन को हम लोग कम करने वाले हैं। तो यूनियन कैबिनेट को चेयर किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के थ्रू कल के दिन। तो कल की बात यहाँ पे की जा रही है, यूनियन कैबिनेट को चेयर किया गया पीएम मोदी के थ्रू, और इन्होंने यहाँ पर एक अपडेट अप्रूव कर दिया है। जो हमने प्लेज लिया था नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसके अंदर एक अपडेट कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ प्लेज क्या लिया था, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। पिछले साल नवंबर में जो ये ग्लासगो के अंदर समिट हुआ था, ये मीटिंग हुई थी, यहाँ पे पंचामृत 5 प्लेज ली गई थी, 5 प्रॉमिस करे गए थे भारत क्या करेगा। पहली प्लेज, पहला यहाँ पे ये बोला गया था कि इंडिया जो है ना
वो नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ाने वाला है। मतलब क्या है, आज के टाइम पर जो एनर्जी बन रही है उसमें कहीं ना कहीं पोल्यूशन हो रहा है ना, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा 2030 तक का टारगेट है कि हम ऐसी एनर्जी को बढ़ाएं जो कि नॉन फॉसिल एनर्जी हो, जहाँ पे कोई भी पोल्यूशन ना हुआ हो, नंबर 1। दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो हमें 2030 तक बढ़ानी है। यानी जितनी भी हमारी आज के टाइम पर रिक्वायरमेंट है उसकी 50% रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम पर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। अगेन वही बात, काफ़ी सारी एनर्जी पोल्यूशन से जनरेट हो रही है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जहाँ पे सन के माध्यम से, विंड के माध्यम से एनर्जी को हम लोग जनरेट कर रहे होंगे। तो दूसरा यहाँ पे प्रॉमिस ये किया गया था। इन सब चीज़ों से क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। तीसरा प्रॉमिस किया गया था कि 2030 तक जो कार्बन एमिशन है उसको 1 बिलियन टन से हम लोग कम कर देंगे, पोल्यूशन को कम कर देंगे। चौथा प्रॉमिस किया गया कि हम लोग कार्बन इंटेंसिटी को कम करने वाले हैं। देन उसके बाद पाँचवा प्रॉमिस किया गया कि हम लोग मतलब 2070 तक, साल 2070 तक नेट ज़ीरो की तरफ बढ़ेंगे, यानी पोल्यूशन बिल्कुल बंद कर देंगे साल 2070 तक। ये कुछ यहाँ पर 5 प्रॉमिसेस करे गए थे, 5 कमिटमेंट्स लिए गए थे पिछले साल नवंबर में, जब हमारी एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का समिट चल रहा था ग्लासगो के अंदर। सिंपल बात हो गई। अब क्या होता है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट जारी होता है और यहाँ पे बोला गया कि ये जो हम लोगों ने 5 प्रॉमिसेस करे हैं ना, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रॉमिसेस के ऊपर फोकस किया जा रहा है, 2 ही प्रॉमिसेस के ऊपर काम किया जा रहा है। वो यहाँ पर यह है कि 2030 तक कार्बन एमिशन को हमें कम करना है, और उसके बाद में एक प्रॉमिस ये है कि 2030 तक जो हमारे पास में एनर्जी होनी चाहिए वो बेसिकली नॉन फॉसिल वाली एनर्जी होनी चाहिए। तो ये 2 प्रॉमिस पर काम कर रहे हैं, बाकी सारे प्रॉमिसेस के ऊपर फोकस नहीं दिया जा रहा है, ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है ना। तो इंडिया का जो ये अपडेट हुआ है ना इसके अंदर, तो ये सारे प्रॉमिसेस को इंक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉमिसेस के ऊपर काम किया जा रहा है, बाकी यहाँ पर जो 3 प्रॉमिसेस है वो बचे रह गए हैं, वो पीछे रह गए हैं, जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया, जो मैंने आप लोग को बताया। सिंपल बात हो गई। अब देखो यहाँ पर इस आर्टिकल को भी आप लोग ऑब्वियस सी बात है एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। आपने काफ़ी बार सुना होगा, देखो सारे जितने भी यहाँ पे प्रॉमिसेस करे गए हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस किया गया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक बहुत बड़ा जोर दिया गया है। और मैं काफ़ी सारे लोगों को मैं देखता रहता हूँ, कमेंट भी करते, क्लाइमेट चेंज है क्या। मैं जबकि बोलता रहता हूँ क्लाइमेट चेंज मतलब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, है ना, गर्मी बढ़ जाना। चलो कोई बात नहीं, आज यहाँ पे मौका मिला है तो हम लोग क्लाइमेट चेंज को भी समझ लेते हैं, क्लाइमेट चेंज क्या है। अब देखो यहाँ पर कहोगे बकवास पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको मतलब क्लाइमेट चेंज पढ़ने ज़रूरी नहीं है, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंस के पर्सपेक्टिव से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको एक ट्राई करने को कहूँगा, आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कोशिश करो कि क्लाइमेट चेंज से कितने सारे इश्यूज़ बन सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से कितने इश्यूज़ पैदा होते हैं, कितने इश्यूज़ आप लिख सकते हो अगर आपसे पूछा जाए तो। आप वीडियो को पॉज करके ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज़ को देखने की कोशिश करो। हालांकि 4, 5, 6 इतने इश्यूज़ आप लोग यहाँ पे बता सकते हो, उसके बाद एक लिमिट ख़त्म हो जाती है, फिर सोचने का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मेंस के लिए आपको पहले से कंटेंट तैयार करके दिया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज आपको बताने वाला हूँ, क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी इश्यूज़ है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपके पास में एक कंटेंट तैयार रहे। कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से यहाँ पर लगा सको इस पूरे के पूरे कंटेंट को। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको जीएस पेपर में, ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगा, प्लस एसए में भी हेल्प करेगा, और साथ ही साथ में आपको जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन में भी हेल्प करेगा। चलो आते हैं क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 2 तरीके से हो रहा है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग यानी लगातार गर्मी बढ़ रही है, दूसरा बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, यानी कि जिसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के नाम से भी जानते हैं। अब इंसानों की हरकतें हैं, वो हरकतें क्या हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होना, पोल्यूशन होना, तो इसकी वजह से भी सिचुएशन ख़राब हो रही है। तो एक तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी हो गया, दूसरा यहाँ पर नेचुरली तौर पर आप देखोगे कि वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज मैंने आपको बता दिया कि ग्लोबल वार्मिंग जो कि इंसानों की वजह से हो रही है, पोल्यूशन की वजह से लगातार गर्मी बढ़ रही है। दूसरा यहाँ पर वेदर पैटर्न के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से भी हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। अब क्लाइमेट चेंज यहाँ पर होता क्या है ये तो आपने समझ लिया। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इससे संबंधित बहुत सारे इश्यूज़ क्या क्या हैं वो समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्लाइमेट चेंज ना वेदर पैटर्न्स के अंदर कुछ चेंजेस कर देता है, कुछ बदलाव कर देता है। अब वो वेदर के अंदर जब चेंजेस होते रहते हैं ना, तो हम लोग वेदर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। जैसे आज के टाइम पर हम लोग वेदर का प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई गर्मी कितनी रहेगी, ठीक है, या फिर बारिश होनी या नहीं होनी है, तो वेदर का प्रेडिक्शन होता है। इसके हिसाब से हम लोग अपनी फसलों को लगाते हैं, तो बहुत कुछ किया जाता है।
तो क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी इतनी बढ़ जाती है, वेदर के अंदर इतने सारे अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो प्रेडिक्शन है, जो अनुमान लगाना है ना, वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। फिर दूसरा यहाँ पर बोला गया कि जो ये वेदर पैटर्न है, जब इस प्रकार से चेंज होते रहते हैं तो इसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और इंडिया यहाँ पर एक एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री देखने को मिलता है, तो इंडिया के ऊपर क्लाइमेट चेंज का एक और बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सिंपल बात है। देन उसके बाद यहाँ पर दूसरा यहाँ पे बताया जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना बहुत सारे वेदर इवेंट्स देखने को मिलते हैं। गर्मी लगातार बढ़ती है, उसकी वजह से बड़े बड़े साइक्लोन्स हम लोग देखते हैं, जिसको हरिकेन्स के नाम से भी जानते हैं। फ्लड्स आ जाती हैं। उसके बाद में ये मैंने आपको बता ही दिया है, फ्लड, साइक्लोन, ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं, नेचुरल इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। देन जब ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इससे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पोलर रीजन्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दोनों पोल्स पर जब आप लोग देखोगे तो बर्फ़ है वो लगातार पिघल रही है। और जब बर्फ़ पिघलेगी तो इससे क्या होगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा। और समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो क्या दिक्कत होगी, तो आपको पता है जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग मैप ड्रॉ करें इंडिया का, तो नीचे वाले जो कोस्टल एरियाज़ हैं ये बेसिकली डूबने लगेंगे, यहाँ पे बाढ़ आने लगेगी। ये एरियाज़ बहुत बुरी तरह से सफ़र करेंगे। क्यों? क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, वहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है लगातार, आर्कटिक और एंटार्क्टिक वाले रीजन पे, ठीक है ना, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। सिंपल सा ये भी क्लियर हुआ। देन और क्या बताया गया कि आप लोग देखोगे करंट टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है, मतलब काफ़ी तेज़ी से और इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं। जैसे बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, मीथेन का एमिशन हो रहा है, फॉसिल फ्यूल को हम लोग जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, ऑयल जला रहे हैं, नेचुरल गैस जला रहे हैं, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। प्लस पेड़ की कटाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ लगातार यहाँ पर काम करती नजर आ रही है, इंडस्ट्रीज़ पे इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही हैं, तो इसकी वजह से भी आप कह सकते हो लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, वो यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो टेम्परेचर है जब वो बढ़ता है, अब आप कह सकते हो कि एक और इशू देखने को मिलेगा, वो ये है कि टेम्परेचर जब यहाँ पे ज़मीन पर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, जो डेजर्ट एक्सपेंशन है, यानी सूखा पड़ने वाली जो सिचुएशन है ना, वो ज़्यादा बढ़ेगी। हीट वेव्स देखने को मिलेंगी। हीट वेव्स यानी कि लू जो चल रही है वो देखने को मिल जाएगी। प्लस दुनिया भर में जो हमारे बड़े बड़े जंगल हैं उनके अंदर आग लगती हुई नज़र आएगी, जिसको हम लोग वाइल्ड फायर बोलते हैं, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली वाइल्ड फायर के इंसिडेंसेस यूरोपियन यूनियन के अंदर देखे थे, और वो भी इसी वजह से हुए थे क्योंकि वहाँ पे गर्मी लगातार इंक्रीज़ हो रही थी, हीट वेव्स वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे लगातार पोल्यूशन किया जा रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिली है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब टेम्परेचर गर्म होता है ना, तो इससे इवेपोरेशन बहुत होने लगता है। हमारे जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो वाटर बॉडीज़ हैं वो यहाँ पर सूखने लगती हैं, ये बताया गया। देन उसके बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड इनसिक्योरिटी भी क्रिएट होती है, यानी कि ऑब्वियस ही बात है एग्रीकल्चर सेक्टर अफेक्ट हो रहा है, सही से यहाँ पे जो हमारी फसल है उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, फसल डैमेज हो जा रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है तो फसल डैमेज हो जा रही है, तो या फिर पानी की कमी हो जा रही है, या बाढ़ आ गई है, तो ये अलग अलग कारण की वजह से सिचुएशन ख़राब होती है। तो इससे इकोनॉमिक लॉस तो हो ही रहा है, प्लस लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा है, तो एक फूड इनसिक्योरिटी वाली जो सिचुएशन है ना, वो भी यहाँ पर क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। आई होप आपको यहाँ पे क्लाइमेट चेंज आज बहुत अच्छे से समझ में आया है। इससे संबंधित क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिए हैं। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर। तो काफ़ी कुछ था इस वाले आर्टिकल में डिस्कस करने के लिए, तो वो एक आर्टिकल नहीं था, वो 2 आर्टिकल थे, ध्यान रखना। और उन 2 आर्टिकल को मैंने 4-5 आर्टिकल बना दिया, काफ़ी कुछ ऐड कर करके, रामसर साइट क्या है वो सब क्या है, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, वो यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक मॉब लिंचिंग देखने को मिली है। 50 साल के बूढ़े आदमी थे, इनको यहाँ पे मारा गया, और इतना मारा गया कि इनकी मृत्यु हो गई है। अब यहाँ पे जब भीड़ इस प्रकार से काम करती है, एक इंसान को मारती है और मारते मारते जहाँ से मार देती है, तो वो बेसिकली मॉब लिंचिंग की कैटेगरी के अंदर आता है। तो मॉब लिंचिंग एक मतलब एक नेगेटिव सिचुएशन मानी जाती है कंट्री के अंदर। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सारे बार यहाँ पर इसको लेकर कुछ स्टेटमेंट दे चुका है मॉब लिंचिंग को लेकर। वो क्या क्या स्टेटमेंट है वो भी आगे आपके साथ में मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे ये मॉब लिंचिंग करी क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति थे उन्होंने यहाँ पर कैटल की स्मगलिंग करी है, गाय की स्मगलिंग करी है, उसकी वजह से यहाँ पर इनको मार दिया गया, वो भी भीड़ ने। तो ये बेसिकली मॉब लिंचिंग कैटेगरी के अंदर आता है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बस खाली एग्जाम्पल के तौर पर ये याद रख सकते हो कि हाँ, कैटल की स्मगलिंग के सस्पिशन में एक मॉब लिंचिंग देखने को मिली है। बट इसका बैकग्राउंड जो टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट हो जा रही हैं जो कि बिल्कुल भी काम की नहीं, आप लोग खुद यहाँ पर रीड कर सकते हो। पुलिस ने किसको अरेस्ट किया, किसको अरेस्ट नहीं किया, कितने लोग अरेस्ट करे गए, कहाँ पे हुई, कितने बजे हुई, वो चीज़ें यहाँ पर आपको कहीं पर भी हेल्प नहीं करेंगी।
तो आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको मॉब लिंचिंग का टॉपिक उठाना है, मॉब लिंचिंग को पढ़ लेना है, कुछ पॉइंट्स अपने पास में तैयार कर लेना है कि मॉब लिंचिंग है क्या, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, कोई क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स या मेंस में तो आराम से लगा सको। और डिस्कस करते हैं तो जीएस पेपर नंबर 2 से आप लोग इस आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे। मॉब लिंचिंग बेसिकली एक टर्म है जो कि यहाँ पर क्या डिस्क्राइब करती है कि भाई एक भीड़ है, भीड़ तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, एक भीड़ है, भीड़ जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्होंने यहाँ पर किसी इंसान को मार दिया, किसी इंसान को मार देता है तो बेसिकली वो मॉब लिंचिंग कैटेगरी में आता है। नाउ अब ये जो मॉब लिंचिंग है ना, ये किसी ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट में भी हो सकती है, यानी कि किसी इंसान को यहाँ पर मारा जा सकता है इस मॉब लिंचिंग के थ्रू, या फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया जा सकता है। क्लियर हो गया। देन यहाँ पे बोला जाता है जो मतलब भीड़ है, भीड़ को जब लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, हालांकि यहाँ पे हो सकता है वो चीज़ें मतलब इलीगल ना हो फिर भी, लेकिन जो भीड़ को लग रहा है वो उस हिसाब से यहाँ पर उस चीज़ को हैंडल करती हैं, फिर सारी पावर्स अपने हाथ में ले लेती हैं। पावर्स का मतलब है जो भी कानून है वो सब अपने हाथ में लिया और उसके बाद उस इंसान को पनिश करना स्टार्ट कर दिया जाता है। आपको रिसेंटली पता होगा सरयू नदी वाला केस, सरयू नदी पर भी यहाँ पर ये मॉब लिंचिंग की गई थी। ऐसे बहुत सारे केसेस मॉब लिंचिंग के निकल कर आते रहते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि मॉब लिंचिंग के पीछे के कारण क्या क्या हैं, मतलब क्यों इतना ज़्यादा देखने को मिलता है। नंबर 1 रीज़न आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में ही पूछा जा सकता है, मॉब लिंचिंग बढ़ रही है, क्या कारण हो सकता है। नंबर 1 कारण रटा होना चाहिए। पहली बात, स्पीडी जस्टिस मिलता नहीं है। लोगों को ही पता है कि हाँ एक केस अगर जाएगा कोर्ट में तो बहुत टाइम लग जाएगा, सालों लग जाएंगे उसको सॉल्व होने के लिए। तो जो स्पीडी ऑफ जस्टिस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, उसकी कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है अपने हाथ में ही कानून लेना सही समझने लगते हैं। देन उसके बाद में दूसरा, जो हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर भी काफ़ी सारी इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है। हालांकि पुलिस ऑफिसर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि किसी इंसान की लाइफ को प्रोटेक्शन दी जाए, शांति को बनाई जा सके, लेकिन करेंट टाइम पे इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफ़ी सारी इनएफिशिएंसी हैं, प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो हेट क्राइम है वो लगातार डे बाय डे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब मॉब लिंचिंग के बिना अलग अलग प्रकार होते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर 5 प्रकार की देखने को मिलती हैं। नंबर 1, कम्युनल बेस्ड, जाति के आधार पर आप देख पाओगे काफ़ी सारी मॉब लिंचिंग होती है। विच क्राफ्ट यानी जादू टोनों के आधार पर, ऑनर किलिंग हो गया, या फिर वो गाय भैंस वाला जो भी यहाँ पर इशू है उनसे रिलेटेड यहाँ पे मॉब लिंचिंग देखने को मिलती है। ठीक है, सस्पिशन ऑफ चाइल्ड लिफ्टिंग, या फिर कोई चोरी का केस हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग मतलब केसेस निकल कर आते हैं। वो यहाँ पर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जैसे सिचुएशन है उसके हिसाब से यहाँ पर वो मॉब लिंचिंग वाला इशू देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बोला गया कि मॉब लिंचिंग से संबंधित ना काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। आर्टिकल 21 हमारा एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है। तो अगर ये मॉब लिंचिंग हो रही है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में राइट टू इक्वालिटी का यहाँ पे वॉयलेशन हो रहा है, आर्टिकल 14 और 15 का वॉयलेशन हो रहा है। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से आर्टिकल 21 ह्यूमन डिग्निटी के बारे में चर्चा करता है, आर्टिकल 14 यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी के बारे में चर्चा करता है, आर्टिकल 15 की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, उसको लेकर चर्चा करता है। लेकिन ऐसा जब ये मॉब लिंचिंग वाला इंसिडेंट देखने को मिलता है तो इससे यहाँ पर पता ही चलता है कि ये सारे राइट्स जो हैं इसका वॉयलेशन हो रहा है, इसका यहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है। अब मॉब लिंचिंग से संबंधित कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप देख पाओगे साल 2017 में जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस देखा था, तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी बातें बोली थी और मॉब लिंचिंग को यानी मोबोक्रेसी को, जो भीड़ तंत्र है, इसको बोला था एक हॉरेंडस एक्ट, एक खतरनाक है। हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी, यहाँ पर मॉब लिंचिंग को ऐसा बोला गया था। तो यहाँ पे हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी करके आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली मॉब लिंचिंग से संबंधित यहाँ पे प्रॉब्लम पूछी जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मेंशन किया था कि जो भी विक्टिम है यानी जिसको मार दिया गया है, जिसने भी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करी इस मॉब लिंचिंग के अंदर, उसको एक कंपनसेशन दिया जाए। जो भी विक्टिम होगा उसको एक कंपनसेशन दिया जाए ताकि यहाँ पर उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल पाए, ऐसा यहाँ पे बोला गया। करंट टाइम पर आपको 3 राज्य देखने को मिलेंगे जिनके पास में मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट में लॉज हैं, कानून हैं। जैसे मणिपुर है, वेस्ट बंगाल, राजस्थान है। इसमें झारखंड भी ऐड हो जाएगा। झारखंड ने भी यहाँ पर एक प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस करके एक बिल को पास किया है 2021 में रिसेंटली। तो यहाँ पर 4 राज्य आसपास देखने को मिल जाते हैं जो भी मॉब लिंचिंग को लेकर कुछ लॉज वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं, कानून को लेकर आए हुए हैं। बाकी कहीं पर भी आपको मॉब लिंचिंग को लेकर कोई भी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये मॉब लिंचिंग से संबंधित पूरा का पूरा आर्टिकल होता है समाप्त।
नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है यूएपीए से संबंधित अनलॉफुल अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रिवेंशन एक्ट। तो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट क्या है, इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब देखो हुआ क्या है ना, इस आर्टिकल को भी आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। तो पॉलिटी वाले आज बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। तो वेडनेसडे में यानी कल के दिन जो ओपोजिशन मेंबर थे उन्होंने राज्यसभा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा। इन्होंने बोला कि जो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, यूएपीए एक्ट है, इसके अंदर अगर हम लोग 2018, 19, 20 को देखें तो इन कुछ सालों के अंदर बहुत सारे केसेस रजिस्टर करे गए, यानी बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया इस यूएपीए के चार्जेस के तहत, लगभग 5000 के आसपास। लेकिन इनमें से जो कॉन्विक्ट साबित हुआ है, जो मुजरिम साबित हुआ है, वो बहुत कम है। जो मुजरिम साबित हुए हैं वो लगभग 150 के आसपास साबित हुए हैं। तो यहाँ पर यह बोला गया कि जो यूएपीए के अंदर कॉन्विक्शन रेट है ना, ये बहुत ज़्यादा कम है, यानी आप अरेस्ट बहुत सारे लोगों कर रहे हो और इसमें से जो मुजरिम साबित हो रहा है, जिसके ऊपर दोष लग रहा है, वो बहुत कम है। तो मतलब अननेसेसरीली यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। ऐसा यहाँ पर एक मुद्दा उठाया गया था इस चीज़ को लेकर राज्यसभा में। तो ये यूएपीए क्या है इसके बारे में जान लो। ये तो मैंने आपको आर्टिकल आप लोगों को बता दिया। वैसे देखो नाम से पता चल रहा है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उसको रोकने का काम करता है। इस एक्ट को पास किया गया था 1967 में। अब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्या होंगी? देखो, अनलॉफुल एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो कि इंडिया की इंटेग्रिटी और इंडिया की सॉवरिटी के खिलाफ है। भारत के अगेंस्ट में कोई काम हो रहा है तो वो अनलॉफुल एक्टिविटी है, उसको यूएपीए के तहत यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है। अब इस एक्ट के तहत ना जो भी पावर है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास में आ जाती हैं। सारी एब्सोल्यूट पावर केंद्र सरकार के पास में होती है। प्लस यहाँ पर अगर मान लो किसी व्यक्ति को यूएपीए के तहत चार्ज किया गया है तो इसमें डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। प्लस यहाँ पर उम्र कैद भी यहाँ पर एक हाईएस्ट पनिशमेंट की तरह देखा जाता है। यूएपीए के अंदर में इंडियन के साथ साथ जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको भी चार्ज किया जा सकता है अगर वो यहाँ पर इंडिया की सॉवरिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ जाते हैं तो। नाउ यूएपीए के अंडर में यहाँ पे आप कह सकते हो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको यहाँ पर एक चार्जशीट फाइल करनी होती है लगभग यहाँ पर 180 दिन में। वो सारी बातें यहाँ पर मतलब मिनिमम सी बातें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया तो फिर 180 दिन के अंदर, मैक्सिमम 180 डेज़ के अंदर क्या होता है, एक चार्जशीट फाइल करनी होती है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। देन उसके बाद में क्या हुआ, यूएपीए के अंदर अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, यानी कि कुछ संशोधन, कुछ बदलाव करे गए हैं। तो 2004 के अंदर एक बदलाव किया गया था। बदलाव करने के बाद में यूएपीए के अंदर टेररिस्ट एक्ट को ऐड कर दिया गया, यानी अभी तक यहाँ पर ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को लेकर सब कुछ हैंडल कर रहा है। अब यहाँ पर आतंकवाद को लेकर भी यहाँ पे आप कह सकते हो कुछ लॉ को ऐड कर दिया गया। तो आतंकवाद को टैकल करने का भी काम यहाँ पर यूएपीए के अंदर ऐड कर दिया गया। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं उनको यूएपीए के तहत चार्ज किया जाता है। क्लियर हो गया। देन उसके बाद में अभी तक क्या होता है, एक अमेंडमेंट होता है जिसमें टेररिस्ट एक्ट की पावर यूएपीए के अंदर में आ जाती है। उसके बाद में साल 2019 में फिर से अमेंडमेंट होता है, फिर से चेंजेस होते हैं और अब यहाँ पे यूएपीए के पास में एक और पावर आ जाती है। वो पावर क्या है कि अभी तक तो यहाँ पर ये किसी टेररिस्ट एक्ट को रोक सकता है। अब यहाँ पे यूएपीए के अंदर पावर यह है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को ये आतंकवादी घोषित कर सकता है, टेररिस्ट, और उसको यहाँ पर डेजिग्नेट कर सकता है। तो ये पावर्स यहाँ पर यूएपीए के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो यूएपीए क्या है, आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। अब हमारे पास में काफ़ी सारी पॉलिटिक्स से भरी हुई न्यूज़ है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। डायरेक्टली चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का जो पेज है ना वो काफ़ी बेकार है आज का, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो एडिटोरियल में एक एडिटोरियल हमारे पास में यह है जो कि बहुत अच्छा है, पॉपुलेशन को लेकर डिस्कशन किया गया है। प्लस इसके साथ साथ दो इश्यूज़ और हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी इंडियन एक्सप्रेस के इश्यूज़ हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसा मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोलकर बताया था कि ये जो डिस्कशन है वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का है। तो इसका मतलब यह है कि जो छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं वो तो लगभग सिमिलर ही होते हैं दोनों न्यूज़पेपर के अंदर, बट जो एडिटोरियल सेक्शन होता है ना वो काफ़ी डिफरेंट होता है। और पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया कि द हिंदू से अच्छे एडिटोरियल्स आपको इंडियन एक्सप्रेस में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब भी द हिंदू के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं वो सारे के सारे मैं डिस्कस करता हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ छूट रहा होगा आपका। जैसे आज एक लौता आर्टिकल ये बहुत अच्छा है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ और इश्यूज़ है जो कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, सभी जगह से फ़ायदा लेने वाले हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसको डिस्कस करने से पहले डेली बेसिस पर जो हम लोग अपनी मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे।
तो 4 अगस्त का जो डेली मेंस क्वेश्चन है वो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, लगातार चर्चा में बना हुआ है, तो आपको आज यहाँ पे काफ़ी अच्छा आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ चीता इन इंडिया, व्हाट आर द इकोलॉजिकल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। मतलब क्या है, क्या कारण थे जिसकी वजह से चीता भारत से ख़त्म हुआ, विलुप्त हो गया। और प्लस यहाँ पे अब हम लोग वापस से चीता को लेकर आ रहे हैं, आपको पता है री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नामीबिया से चीता वापस से मंगाया जा रहा है भारत के अंदर। तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या इकोलॉजिकल चैलेंजेस हम लोग फेस कर सकते हैं इस री इंट्रोडक्शन को लेकर। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को लिखना है और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, आंसर लिखने के बाद में टेलीग्राम पर जाना और सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे आप लोग मेंस आंसर राइटिंग टाइप करोगे, मतलब फुल फॉर्म लिखना है या मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग वाला चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे आप लोग आराम से ज्वाइन कर पाओगे। 22-23 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं, डेली बेसिस पर अपने आंसर्स को लिख रहे हैं। एक काम यार ज़रूर से करना, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू ज़रूर करना, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आंसर वहाँ पे सबमिट करना और रिव्यू ज़रूर करना। काफ़ी सारे लोग के आंसर्स रिव्यू नहीं हो पाते तो परेशान होते हैं। देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आंसर्स डेली बेसिस पर लिख रहे हो, ऑनेस्टली वही बहुत है। आप अपने अंदर खुद एक चेंज देखोगे कि हाँ मेरे अंदर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। चलो आते हैं नाउ आर्टिकल पर। अब यहाँ पे ऑथर ने इस टॉपिक को उठाया है, क्यों, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 को रिलीज़ किया गया था, यानी जनसंख्या को लेकर एक रिपोर्ट आती है। तो उदय बालाकृष्णन साहब ने यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा है, क्या बोलते हैं ये आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताऊँगा, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्या मेंशन करते हैं कि चाइना के कंपैरिजन में इंडिया कितना कुछ कर सकता है अगर हम 2-4 चीज़ों के ऊपर ध्यान दें तो, क्योंकि पॉपुलेशन अच्छी खासी ग्रो हो रही है भारत की भी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022, यूनाइटेड नेशन यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्ट्स को रिलीज़ करता है, तो इसने अब की बार रिलीज़ किया और इसने यहाँ पर ये भी बताया कि साल 2023 में कि भारत यहाँ पर चाइना को सरपास कर सकता है। मतलब वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो कंट्री है वो इंडिया बन सकता है साल 2023 में, चाइना को पीछे छोड़ते हुए, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया। अब ये जो प्रॉस्पेक्ट है ये क्या है इसको जान लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉस्पेक्ट के अंदर ही सारी बातें मेंशन है। तो होता क्या है, यूनाइटेड नेशन यहाँ पर इस प्रॉस्पेक्ट को रिलीज़ करता है, इतनी बात ज़रूर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट आई है ना, इस रिपोर्ट ने क्या क्या बताया, इस रिपोर्ट ने पहला पॉइंट मेंशन किया है कि पॉपुलेशन ग्रो तो हो रही है लेकिन ग्रो होने की जो स्पीड है ना वो बहुत कम है। मतलब पॉपुलेशन लगातार ग्रो हो रही है, दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है वो साल 2023 तक 8.5 बिलियन के आसपास पहुंचने वाली है, 2050 तक 9.7 बिलियन पहुंच जाएगी और 2100 तक यहाँ पर 10.4 बिलियन के आसपास दुनिया की आबादी होगी। तो यहाँ पे बोला गया जनसंख्या लगातार इंक्रीज़ हो रही है, 1950 हम लोग देख पाएंगे लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इंक्रीज़ होने की जो गति है, जो स्पीड है ना, वो बहुत धीरे धीरे है, धीरे धीरे बढ़ रही है जनसंख्या। एक टाइम पर बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी लेकिन अब बहुत धीरे से बढ़ रही है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट इस रिपोर्ट ने मेंशन किया कि जो आप लोग रेट देखोगे ना वो अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलेगा। मतलब अलग अलग कंट्री में, अलग अलग रीजन में जो पॉपुलेशन रेट है वो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और आने वाले टाइम पर 2050 तक जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने वाली है वो कुछ ही रीजन्स के अंदर बढ़ेगी। जैसे कि बताया गया कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट हो गया, इथियोपिया, इंडिया भी यहाँ पर आ जाता है, देन नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। ये कुछ देश आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने वाली है 2050 तक, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया था। यानी कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर बिल्कुल विकास बहुत कम देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है और आने वाले टाइम पर भी इंक्रीज़ होगी। क्लियर हो गया। फिर इसी रिपोर्ट में एक चीज़ और ऐड करी गई, दुनिया भर की जब आप लोग जनसंख्या को देखते हो ना, तो जो एल्डर पीपल हैं, जो बूढ़े लोग हैं ना, वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। दुनिया भर की पॉपुलेशन में जिनकी उम्र 65 साल या 65 साल से ऊपर वाली है, तो उनकी जनसंख्या साल 2022 में 10% से इंक्रीज़ हुई है। 2050 तक ये 16% से बढ़ने वाली है, यानी बूढ़ों की जनसंख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो जवान हैं वो बूढ़ापे वाली कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। तो ये सिनेरियो आज के टाइम पर हो रहा है। फिर उसके बाद में बताया गया दुनिया भर में जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला
कितने बच्चे को जन्म दे रही है, वो फर्टिलिटी रेट लगातार कम होता हुआ नजर आया, ऐसा यहाँ पे बताया गया। अगर मैं आप लोग को एक सेकंड इंडिया को लेकर डेटा बताऊं तो 1972 के अंदर भारत के अंदर जो फर्टिलिटी रेट था वो 2.3% का था। एक महिला 2.3% बच्चे को जन्म दे रही थी। लेकिन वो फर्टिलिटी रेट सॉरी यहाँ पर आप देखोगे फर्टिलिटी रेट, यहाँ पर ये नीचे था, मैंने ऊपर बोल दिया। फर्टिलिटी रेट आप देख पाओगे 1972 के आसपास यहाँ पे 5.4% का था, जो कि आज के टाइम पर 2.1 के आसपास हो चुका है। उस टाइम पर पहले एक महिला जो है 5.4 बच्चों को जन्म दे रही थी, बट करेंट टाइम पर ये 2.1 के आसपास पहुंच चुका है। तो फर्टिलिटी रेट लगातार कम हो चुका है इंडिया के अंदर। अगर हम लोग ग्रोथ रेट देखें तो ग्रोथ रेट भी ऑब्वियस सी बात है कम हो चुका है। फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होने के साथ साथ एक भरपूर मात्रा में रिकमेंडेशन ये दिया है कि लोगों को हेल्थ केयर यहाँ पर प्रोवाइड करवानी चाहिए। हेल्थ केयर क्यों प्रोवाइड करवानी चाहिए? क्योंकि भारत के अंदर भी जो देखो एक भारत के अंदर यूथ बहुत सारे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे जवान लोग आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यूथ की पॉपुलेशन लगातार कम होती हुई नजर आएगी, यानी कि वो बुढ़ापे वाली कैटेगरी के अंदर पहुंचने वाले हैं आने वाले 10 सालों के अंदर। तो आने वाले 10 सालों में भारत के अंदर 65+ वाले जो लोग हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, ऐसा इस रिपोर्ट ने यहाँ पर बताया है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर इस रिपोर्ट में और क्या मेंशन किया गया, आओ हम लोग थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। तो यूएन की रिपोर्ट तो मैंने देखो आपके साथ में पूरी डिस्कस कर लिया कि कब तक कितनी जनसंख्या हो जाएगी। 2023 तक हो सकता है कि भारत जो है वो चाइना को पछाड़ दे पॉपुलेशन के मामले में, ये भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। अब इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया सिचुएशन क्या क्रिएट हो रहा है। इंडिया के अंदर भी लगातार हम देख पा रहे हैं कि आने वाले 10 सालों के अंदर 65+ वाले जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ने वाले हैं, यानी इनकी संख्या बढ़ने वाली है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? देखो इंडिया ना चाइना को बहुत सारी चीज़ों में पीछे छोड़ सकता है। अगर हम लोग बात करें तो अभी भारत के लिए बहुत कुछ है, अगर हम लोग चाइना से कंपेयर करें इंडिया को तो। जैसे इंडिया अभी भी यहाँ पर चाइना के कंपैरिजन में एक यंग कंट्री है, ऐसा ऑथर बोलते हैं। एक यंग कंट्री है भारत अभी भी। चाइना में तो जनसंख्या बूढ़ी हो चुकी है। इसी वजह से यहाँ पर चाइना ने देखो चाइना की गलती क्या थी, वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए। जनसंख्या को रोकने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए कि भाई अब एक ही बच्चा पैदा होगा, एक से ज़्यादा बच्चा पैदा होगा तो उसको कोई भी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड नहीं करवाई जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन अचानक से थम गई। अब अचानक से थमी ना तो इससे क्या हुआ, कुछ टाइम तक ऐसा ही रहा और चाइना की जो जनसंख्या है वो बूढ़ी कैटेगरी के अंदर हो चुकी है। तो चाइना बुढ़ापे की तरफ काफ़ी बढ़ चुका है, बूढ़ा हो चुका है। जो एक तरीके से बूढ़े लोगों की जनसंख्या वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिल रही है, जवान लोगों की कम है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अभी भी अगर हम लोग चाइना से कंपेयर करें ना, भले ही चाइना की जनसंख्या ज़्यादा हो, लेकिन दोनों को कंपेयर करें तो अभी भी भारत के अंदर जो यंग लोग हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो भारत के पास में अभी भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू द चाइना। क्लियर हुआ? ये सिंपल सी बात यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। फिर ऑथर यहाँ पर क्या बोलते हैं कि चाइना के अंदर एक डिवाइड देखने को मिलेगा। चाइना के अंदर बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी, भेदभाव आपको देखने को मिल जाता है। हुको सिस्टम इसको बोलते हैं। कौन सा सिस्टम? हुको सिस्टम यहाँ पर आप कह सकते हो अभी भी काम करता है। तो चाइना की जितनी भी जनसंख्या है इसमें से आधे लोग गाँव में देखने को मिलेंगे। 64% यहाँ पर आप कह सकते हो रूरल पॉपुलेशन है और कुछ पॉपुलेशन यहाँ पर इसकी अर्बन है। तो एक बहुत बड़ा डिवाइड आपको चाइना में देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया में चीज़ें बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रही हैं। फिर यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं कि लास्ट में एक काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास में बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी यंग पॉपुलेशन है और इसी के दम पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो करना क्या होगा? ऑथर बोलते हैं कि भाई आपको 1 से 2 चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। इंडिया को इन्वेस्टमेंट करना होगा क्वालिटी एजुकेशन की तरफ। लोगों को एक प्रॉपर स्कूलिंग प्रोवाइड करवाई जाए, लोगों को एक प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, क्योंकि हमारे पास में यूथ पॉपुलेशन बहुत है। तो एजुकेशन मिलेगी तो कल वो हमारे जीडीपी के प्रति, हमारे इकोनॉमी के प्रति बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। ठीक है ना? फिर साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया जो भी बूढ़े लोग हैं उनकी हेल्थ केयर का थोड़ा ध्यान दिया जाए, उनकी हेल्थ केयर का ध्यान दो, पेंशन्स वगैरह सिस्टम वगैरह चलाओ। बाकी यहाँ पे जो हमारे यंग पीपल हैं उनके लिए भी आप लोग हेल्थ केयर के साथ साथ जो क्वालिटी एजुकेशन है उसके ऊपर काम करो। एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है जिसको हम बहुत लंबे समय से निगलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर इसको आप कह सकते हो अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना हमें भारी पड़ सकता है। हम लोगों को यहाँ पे इस सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना होगा।
ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। डीप डिवाइड आपको देखने को मिलेगा चाइना के अंदर, ठीक है ना। इंडिया को लेकर क्या कर सकते हैं और हम एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, लास्ट में यहाँ पर मेंशन किया गया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल चुकी हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पर। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, यहाँ पे चाइना की वन चाइना पॉलिसी के बारे में डिस्कशन किया गया है। चाइना, ताइवान और इंडिया के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे कुछ कोचिंग मटेरियल है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। काफ़ी कुछ आपको मतलब क्रिस्प पॉइंट्स मिलने वाले हैं, मतलब जो टू द पॉइंट होता है ना, उसके लिए आपको मेंस के लिए कुछ पॉइंट्स मिलने वाला है, क्योंकि एडिटोरियल के अंदर हम लोगों को कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं मेंस के लिए, वो आप लोग यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग बस खाली चीज़ों को ध्यान से देखते हुए चलना। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है क्लियरली ना दिख रहा हो, वैसे दिख रहा होगा तो कोई तब भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जो है आपको PDF के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो हुआ क्या है, चाइना ने ना अभी रिसेंटली क्या हुआ था, US की जो हाउस की स्पीकर हैं जिनका नाम है पेलोसी, नैन्सी पेलोसी, अभी इनको लेकर एक डिस्प्यूट हुआ था। कल का जो थंबनेल देखा था आपने वो इसी को लेकर था। तो हुआ क्या था कि रिसेंटली चाइना और अमेरिका दोनों के बीच में यहाँ पर एक मीटिंग होती है, एक फ़ोन कॉल पर डिस्कशन होता है दोनों के लीडर्स के बीच में। अब दोनों के बीच में जब बातचीत होती है ना, तो इसमें चाइना USA को सीधा सीधा बोल देता है कि जो US की हाउस की स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो ताइवान जा रही होती हैं, तो ताइवान नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसा चाइना सीधा बोल देता है, धमकी दे देता है। और चाइना ये भी बोलता है कि एक फ़ाइनल वार्निंग है, और ये ध्यान रखना अगर प्लेन जाता है उनका ताइवान की साइड में तो चाइना उस प्लेन को रास्ते में उड़ा देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। परसों वो प्लेन ताइवान में लैंड किया और नैन्सी पेलोसी यहाँ पर आई और कल यहाँ से ताइवान से निकल भी गई हैं। तो चाइना की जो फाइनल वार्निंग है वो फाइनल वार्निंग ही रह गई है। फाइनल वार्निंग के बारे में कल मैंने आपको बताया था, काफ़ी मजाक बनती है चाइना की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि एक समय पर जब ताइवान स्ट्रेट की तरफ, इस वाले पर्टिकुलर रीजन पर बहुत तेज़ी से जब अमेरिका तैनात था, अमेरिका ने काफ़ी सारे अपने एक तरीके से डिफेंस जो इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पे तैनात कर रखे थे, तो चाइना लगातार प्रोटेस्ट कर रहा था और चाइना ने अमेरिका को 900 वार्निंग दी थी, फाइनल वार्निंग फाइनल वार्निंग फाइनल वार्निंग। तो ऐसे यहाँ पर अब की बार भी चाइना ने एक फ़ाइनल वार्निंग दी थी, किसको? USA को, कि यहाँ पर नैन्सी पेलोसी ताइवान नहीं पहुँचनी चाहिए। लेकिन वो फाइनल वार्निंग यहाँ पर चाइना की मजाक बना गया और यहाँ पे बोला कि नैन्सी पेलोसी पहुँची ताइवान और वापस से यहाँ से निकल भी गई हैं, USA वापस चली गई। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है मुद्दा यह है कि आपको इधर चाइना देखने को मिलता है, इधर ताइवान देखने को मिलता है। चाइना वन चाइना पॉलिसी को अपनाता है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब यह है, चाइना बोलता है ना कि जो ताइवान है वो हमारा हिस्सा है, ताइवान एक अलग देश नहीं है। लेकिन ताइवान के जो लोग हैं, ताइवान के जो लीडर हैं, उनका कहना यह है कि हम चाइना का हिस्सा नहीं है, हम एक अलग देश हैं और अलग देश रहना चाहते हैं। चाइना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। अब दुनिया का अगर कोई भी कंट्री ताइवान को इस मुद्दे पे अगर सपोर्ट करता है ना, तो चाइना उस कंट्री के अगेंस्ट में चला जाता है। जैसे USA की बात करें तो USA भी वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है, मतलब चाइना वाले मुद्दे को ही सपोर्ट करता है, यहाँ ताइवान चाइना का पार्ट है। लेकिन उसके पीछे पीछे, इसके पीठ पीछे, चाइना के पीछे USA क्या करता है ना, बहुत सारे वेपन्स वगैरह का व्यापार करता है ताइवान के साथ में, ताइवान को ताइवान वाले मुद्दे पे सपोर्ट करता है। तो मतलब पीछे पीछे से दोनों को सपोर्ट करता रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो एक डिस्प्यूट बना हुआ है। तो ताइवान चाहता है कि हम लोग को एक कंट्री का रिकग्निशन पूरी तरह से मिल जाए, जो कि बहुत कंट्रीज़, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ रिकग्निशन दे चुकी हैं। अब यहाँ पर चाइना इसी चीज़ के अगेंस्ट में रहता है। तो चाइना यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर वन चाइना पॉलिसी लेकर आया था। वन चाइना पॉलिसी मतलब कि एक ही गवर्नमेंट, एक ही चाइनीज़ गवर्नमेंट आपको देखने को मिल जाती है, मतलब सरकार एक ही है और जगह दो आपको देखने को मिली है, मतलब ये पूरा का पूरा चाइना ही है। ये बेसिकली चाइना की वन चाइना पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी। अब इंडिया क्या बोलता है इस पॉलिसी के ऊपर, तो आपको इसको मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया ने भी यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी को ही फॉलो किया है। तो मतलब आपका कहना होगा इंडिया ताइवान को सपोर्ट नहीं करता, सही बात है। तो यानी कि जो चाइना वाली पॉलिसी है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, भारत भी इसी को सपोर्ट करता हुआ रहा है 1949 से। और हमारे कोई भी अभी तक फॉर्मल टाइज नहीं है ताइवान के साथ में, ध्यान रखना। हालांकि कुछ व्यापार वगैरह करते हैं हम लोग। 1995 के बाद से हम लोगों ने अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया है, अपने थोड़े से रिलेशंस को बनाया। देन उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कॉमर्स, कल्चर और एजुकेशन को लेकर पार्टनरशिप को बढ़ाया है। हालांकि यहाँ पर भारत ने अब वन चाइना पॉलिसी को इतना सपोर्ट करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब हम लोग ना ताइवान के साथ में काफ़ी सारा व्यापार भी कर रहे हैं। आपको पता होगा सेमीकंडक्टर्स वगैरह ही मंगा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर चल रहा है यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब
चाइना काफ़ी परेशान भी है, बहुत ज़्यादा परेशान है ताइवान को लेकर। क्यों परेशान है आओ वो डिस्कस करते हैं नाउ। तो यहाँ पर देखो, जो चाइना और ताइवान के रिलेशनशिप हैं वो पिछले कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा बेकार देखने को मिल जाते हैं। इनके पीछे का बैकग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट क्या, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। आपने लोकेशन तो देख ही ली है, चाइना के बिल्कुल बराबर में आपको ताइवान देखने को मिलेगा। चाइना और ताइवान दोनों अलग अलग हो गए थे सिविल वॉर के टाइम पर, ये 1949 के आसपास की बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग हो गए, लेकिन ताइवान तब से ही सोचता है कि हम एक अलग कंट्री हैं। ताइवान के लीडर्स यहाँ पर इसको एक अलग देश बनाना चाहते हैं, लेकिन चाइना बोलता है नहीं, हम लोग यहाँ पर एक कंट्री दो सिस्टम है, यानी ताइवान जो है वो चाइना का ही हिस्सा है। लेकिन ताइवान इसको रिजेक्ट कर देता, नहीं भैया हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, चाइना काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है ना, ये काफ़ी सारे देश इसको चैलेंज कर देते हैं। बहुत सारी परेशानियाँ फेस कर रही है चाइना की वन चाइना पॉलिसी। जैसे कि करेंट टाइम पे अगर आप लोग देखोगे तो ताइवान एक मेंबर है, ताइवान एक देश है, लेकिन इसको पहले तो कोई देश भी, मतलब जैसे अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं ना जो कि इसको देश मानेंगी, वो बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारे देश बढ़ चुके हैं जो कि ताइवान को एक कंट्री मानते हैं, और एक कंट्री मानते हैं इसको। अगर ऐसी रिकग्निशन बहुत सारे देशों से मिलता रहेगा, उतना ही चाइना परेशान होता रहेगा। तो चाइना आज के टाइम पर इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें, जो ताइवान है ना, ताइवान को लगभग 15 कंट्रीज़ ने इसको रिकग्निशन दिया है कि हाँ ताइवान एक देश है। 15 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं? जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन नेशंस है, जापान है, न्यूजीलैंड है। ये कुछ कंट्रीज़ अपने बहुत अच्छे रिलेशन रख रही हैं करेंट टाइम पर ताइवान के साथ में। और इतना ही नहीं, केवल एक ख़तरनाक बात यहाँ पर जो चाइना को लगती है वो यह है कि ताइवान ना करेंट टाइम पर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन चुका है। लगभग 38 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। उन सभी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर वो ताइवान बन चुका है। जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, उसका सेंट्रल अमेरिकन बैंक फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर यहाँ पे ताइवान बन चुका है। तो यानी कि ताइवान को अगेन एक वैल्यू मिल रही है, एक इंपॉर्टेंस मिल रहा है एज अ कंट्री। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर जो चाइना है वो काफ़ी परेशान रहता है, चिंता में रहता है। तीसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि चाइना को काउंटर करने के लिए, पहले तो चाइना सोच रहा था यार मैं अपने आप जो भी करूँगा कर लूँगा, कौन मुझे यहाँ पे रोकने वाला है। लेकिन करंट टाइम पर चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है कि यहाँ पर रिसेंटली एक ऑकस ग्रुप को बनाया गया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और साथ ही साथ यूएस, इन 3 कंट्रीज़ का ग्रुप बनाया गया। फिर उसके बाद में आपको पता होगा क्वाड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्वाड ग्रुप क्या करता है? इंडो पैसिफिक वाले रीजन में चाइना को टैकल करता है। क्वाड ग्रुप के अंदर 4 देश देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? वो आपको यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे आपको पता होगा चाइना को टैकल करने के लिए जो क्वाड ग्रुप है वो एक अभ्यास वगैरह भी करता है, मालाबार एक्सरसाइज करता है। तो चाइना को टैकल करने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स आज के टाइम पर बन चुके हैं, ऐसा आप लोग देख पाओगे। तो इसकी वजह से भी चाइना को काफ़ी टेंशन है। फिर चाइना के लिए चिंता एक और बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि ताइवान को ना यूएस का सपोर्ट मिल रहा है, स्ट्रेटेजिक और डिफेंस सपोर्ट दोनों मिल रहा है। मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका ना ताइवान को पीछे से लगातार सपोर्ट कर रहा है। तो ताइवान की अगर हम लोग बात करें तो ताइवान को मतलब आज के टाइम पर वो बहुत सारे वेपन्स परचेज़ कर रहा है अमेरिका से। अमेरिका बहुत सारे वेपन्स दे रहा है उसको। F-16 फाइटर जेट्स हो गए, ड्रोन हो गए, रॉकेट सिस्टम, हार्पून मिसाइल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ताइवान को प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो अगेन इसकी वजह से भी आप लोग देख पाओगे क्या हो रहा है ना, कि ताइवान को लेकर चाइना काफ़ी हद तक चिंता में है, काफ़ी हद तक परेशान देखने को मिलता है। तो ये इसी वजह से करेंट टाइम पर इतना ज़्यादा यहाँ पर भड़का हुआ है चाइना। और चाइना ने इस प्रकार से स्टेटमेंट दिए कि हाँ आपका प्लेन उड़ा देंगे आओगे, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे कर नहीं पाया क्योंकि उसकी धमकी ऐसी धमकी रह जाती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। क्लियर हुआ? नाउ ये हमारे पास में 2 इंपॉर्टेंट इशूज़ थे। उसके बाद में ये तो हमने एडिटोरियल डिस्कशन कर लिया है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी डिस्कस किया और द हिंदू का भी। बाकी आप लोग जब एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज देखते हो ना, तो यार एक बेकार सा आर्टिकल है, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, ये आपको कहीं पर भी हेल्प नहीं करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ थे, सभी इशूज़ नहीं पढ़ने होते हैं, जो आपको हेल्प करे वो पढ़ो, जहाँ से आप लोग मेंस के लिए कुछ कंटेंट निकाल सको वो पढ़ो, ठीक है ना। उसमें मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करता हूँ। बाकी हम लोग आज के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 2008 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर क्या है आओ समझते हैं। अच्छा, आज मैं वोकैबुलरी लगाना भूल गया हूँ यार, क्योंकि टाइम लग गया चीज़ों को, जब अलग अलग न्यूज़पेपर से निकालो ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, वोकैबुलरी लगाना भूल गया हूँ, आज थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार वोकैबुलरी को। तो 2008
का ये क्वेश्चन था प्रीलिम्स का, ये क्या था मैचिंग को लेकर। तो एक तरफ बोर्ड दिए गए हैं, दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स, और करेक्टली मैच करना है। तो यहाँ पे कॉफ़ी बोर्ड है, सामने बेंगलुरु है, रबर बोर्ड गुंटूर, टी बोर्ड कोतयम, टोबैको बोर्ड कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, 1342। 1342 का मतलब यहाँ पर यह है कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में ही देखने को मिलेगा, सही है। रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको कोतयम में देखने को मिलेगा, तो 3 करेक्ट मैच हो रहा है। और टी बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे कोलकाता में देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये मैच हो रहा है। टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको गुंटूर में देखने को मिल जाएगा, तो 1342 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अच्छा, ये ताइवान चाइना वाला इशू मैंने आपको बता दिया। ये क्या इशू है? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक पैनल बुलाया है, और वो पैनल किस चीज़ को लेकर है कि भैया जो फ्रीबीज़ को लेकर इश्यूज़ हैं। फ्रीबीज़ क्या होती हैं? यानी कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़, आपको पता होगा, वोट के चक्कर में काफ़ी कुछ फ्री में देती हैं, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब कुछ यहाँ पे फ्री में दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर इस फ्रीबी का इशू, इसका इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, उस मुद्दे को उठाया गया। तो इस फ्रीबीज वाले मुद्दे के लिए ना एक पैनल को बुलाया गया, एक पैनल बैठाया गया है। तो आने वाले टाइम पर इस फ्रीबीज इशू को वो पैनल देखेगा और फिर आने वाले टाइम पर इसको लेकर कुछ अपनी सजेशंस, कुछ रिकमेंडेशंस देगा। तो मतलब फ्रीबीज का मुद्दा आने वाले टाइम पर फिर से चर्चा में आने वाला है। तो आप कहोगे सर इसको आपने बहुत थोड़ा सा बताया है। थोड़ा सा इसलिए बताया क्योंकि कल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। कल वाला वीडियो है द हिंदू का, कल वाले वीडियो पर जाना और बिल्कुल लास्ट में चले जाना। मैंने आपके साथ में जो पहला एडिटोरियल डिस्कस किया है वो फ्रीबीज़ इशू वाला डिस्कस किया है। तो फ्रीबीज़ क्या होती हैं, फेवर क्या है, इसके अगेंस्ट पॉइंट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में वहाँ पे कवर करी हैं। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।